हेलो गाइस, वेलकम बैक सभी दोस्तों को। राधे राधे। रीट मेंस की तैयारी कर रहे सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत आपके आने वाली तैयारी के लिए शुभकामनाएं। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, जी जान लगा के रखिए। मैं आपके लिए रीट के ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आता रहूँगा। साथ मिलके मेहनत करेंगे, डबल मेहनत, डबल मज़ा, और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो पॉइंट, जब लास्ट क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्पोका का पैटर्न डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात कर ली थी भाई स्पोका में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। उस समय मैंने आपको एक बात स्पष्ट सी बोली थी कि आप ये समझें कि आप एज ए टीचर अब जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे वो शिक्षण विधि के हों, चाहे अपने ग्रामर से रिलेटेड हों, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो यू बेटर बी केयरफुल। आपको सावधान रहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस आपको अपनी तार्किक क्षमता का भी उपयोग करके करने हैं, क्योंकि आप एज ए टीचर जाने वाले हैं। तो आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे कोई भी चीज, तो उसमें तर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास हमारी तर्क के ऊपर निर्भर करेगी। हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करेंगे। चलो भाई, जो प्रथा हमारी है बांके बिहारी लाल का नाम लेकर के क्लास को शुरू करने की, उसमें आनंद अलग आता है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब करते हैं क्लास की शुरुआत, अब आएगा मजा। देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सेंटेंस है, फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी कौन सा सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर है करेक्ट, हमें ये बताना है। यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है, ये हमें ढूंढ करके बताना है। एक बहुत ही खास बात इस क्वेश्चन से हमें ये भी समझने को मिलेगी कि टेंसेस हम लोग रीड के लिए किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से टेंसेस की प्रिपरेशन करें, वेदर इट इज फॉर रीड और फॉर फोर्थ ग्रेड। जो इंग्लिश कर रहे हैं मेरे साथी, उनके लिए भी ये बात बड़ी ही खास होने वाली है। इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलो, तो हमसे इसने पूछा भाई क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बताओ कौन सा सही है। तो जब हम क्वेश्चन कोई भी पूछने के लिए जाते हैं, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में हमारे पास में सब्जेक्ट आता है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन WH वर्ड से बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं बन रहा मेरे साथी, तो पहले हमारे पास में वो WH वर्ड आएगा या HW वर्ड आएगा जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो बेसिक पैटर्न क्या बनेगा, बेसिक जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा, पहले WH वर्ड है या HW वर्ड है तो पहले वो लेकर के आएंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोग क्या फॉलो करेंगे मेरे बंधु, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। ये बहुत ही खास बात है, देखने में आसान लगती है। अब देखते हैं चारों सेंटेंस, ध्यान से पढ़ो। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क। हाउ लॉन्ग आ रहा है और साथ में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आ रहा है। चलो पहले वाला सेंटेंस तो हो गया, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क। दूसरा देखो, हाउ डिड लॉन्ग यू। अब ये इसमें क्या हो रहा है, ये जो WH वर्ड ये वाला है ना मेरे बंधु, जैसे हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ मच कितना ज्यादा, हाउ मैनी कितने सारे, ये देखो ये इनके साथ में ही आएंगे जब नंबर की बात हो, जब हमारे पास में क्वांटिटी मात्रा की बात हो, या जब समय की बात करें, तो ये जो वर्ड है ना लॉन्ग, ये इसके साथ में आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया ना भाई। फिर थर्ड पर आ जाओ, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क। देखो हाउ लॉन्ग आ रहा है, यू आ रहा है, मेरे बोलने में भी आया। देखो मैंने जब बोला ना, मैंने ये बोला हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, मेरे बोलने में भी वट एवर राइट नाउ आई हैव स्पोकन, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि वो मेरा क्वेश्चन फॉर्म करने का फॉर्मूला था, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। लेकिन यहाँ तो विल है ही नहीं थर्ड ऑप्शन में। और फोर्थ में आ जाओ, हाउ लॉन्ग यू विल टेक। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ मेरे साथी हमने हाउ लॉन्ग तो लगा दिया, ये बिल्कुल सही आ गया था। उसके बाद में आप देखो क्या लग रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट यू लग रहा है, वेयर एज
हमें क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो रहती है, पहली पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब ही रहती है। क्वेश्चन में वर्ब का तो क्या काम, वर्ब तो बाद में आएगी, है ना। तो हाउ लॉन्ग, ये वाला पहले वाला, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये पहला हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन है, आप प्रयास करना कि आप मेरे साथ में हर क्वेश्चन को रीड करो और पहले कमेंट आप करो आंसर करके। ठीक है, पहले मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, देन आई विल रिवील द करेक्ट आंसर। आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, मैं रहस्य बाद में खोलूंगा। आई विल स्पिल द बीन्स, मैं जो रहस्य है वो खोल दूंगा। तो स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, डिस्क्लोज, है ना। तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है रहस्य या राज को खोल देना। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं बात भी कर लेता हूँ साथ साथ में, जिससे हमें बात समझ आए। देखो बेसिक एक जो सेंटेंस लिखते हैं, मैं बोलता हूं कि आ, एक मैंने ऐसे लिखा, आई हैव बीन, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो मेरे बंधु जब मैंने लिखा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो आप देख रहे हो यहां पे मैंने एक सब्जेक्ट लिखा आई, और इसके बाद में मैंने लगाया हैव। हैव मेरे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फिर मैंने लगाया बीन, फिर मैंने लगाई मेन वर्ब जो कि थी राइटिंग, और फिर मैंने लिखा अ लेटर जो कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। तो जब एक बेसिक सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं, बेसिक सेंटेंस फ्रेम करते समय हमें एक सब्जेक्ट चाहिए रहता है, एक वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहेगी, और उसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। ये हमारा एक बेसिक जो आप सेंटेंस बनाओगे कभी भी, तो चार टाइप के सेंटेंस हमारे पास में बनते हैं। अफर्मेटिव बनता है, फिर हमारे पास में उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में मेरे बंधु बनता है नेगेटिव, और उसके बाद में बनता है इंटेरोगेटिव, और लास्ट में मेरे साथ ही बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आप देखना किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो यही वाली होगी। एक सामान्य जो सेंटेंस बोला जाएगा उसकी स्ट्रक्चर यही वाली होगी। उसकी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलेगा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो फिर उसके बाद में आपको वर्ब मिल सकती है, नहीं तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से आपको एक चीज मिल जाएगी, और उसके बाद में हमारे पास में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक क्लास में ये बात बताई थी कि दो ही टेंसेस ऐसे हैं जो आपके साथ में मार कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं आपको, और वो दो टेंसेस मैंने टेंस की सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कोई, और मैंने उस समय पेन और पेपर पे एक्सप्लेन किए हैं, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। जिस साथी ने टेंसेस के सेशन देख लिए रीट वालों के लिए और फोर्थ ग्रेड वालों के लिए, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद में आपके मन में क्वेश्चंस, क्योंकि देखो यहां जब मैंने लिखा ना सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछेगा। एग्जामिनर आपको यही देगा जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ ना आए कि वो कौन से वाले टेंस का है, एंड देन ही विल आस्क यू और शी विल आस्क यू टू फ्रेम अ नेगेटिव सेंटेंस, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर आपको बोलेंगे भाई इसका नेगेटिव बनाओ, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, या फिर आपको वो ऐसे बोलेंगे कि भाई इसकी स्ट्रक्चर पहचान के बताओ। तो इसकी स्ट्रक्चर अपने कब पहचानेंगे, जब हमें ये पता होगा कि दो ही टेंसेस ऐसे हैं। मैं टेंस का फिर से नया सेशन लेकर के आऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन दो ही टेंसेस ऐसे हैं मेरे बंधु, एक तो बताऊंगा नहीं, आप टेंसेस जाके चेक करना। बात इतनी सी है कि दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या होता है, जो हम नॉर्मल बात करते हैं, वह सोती है, मैं खाता हूं, वह हंसता है, वह रोती है, मैंने कार ली है, मैंने कार बेची है, मैंने एक मकान बनाया है, मैंने पेपर दिया है, ये सारे क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। फिर इनका ही तो नेगेटिव बनता है, मैंने कार नहीं ली है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं रूस गई हूँ, है, और मैंने अभी तक घर नहीं बनाया है,
बना लूंगा अभी लगते ही मेरा जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप लोग ऐसे तो करोगे ना, जैसे एग्जाम क्लियर होगा तो पहले खुश होके जाओगे और जो जो सपने हैं अपने वो फुलफिल करोगे ना। अब मेरी तो देखो एज हो चुकी और मैं तो सब कर चुका अपने जीवन के अंदर। मैं तो अब एक ही काम करता हूँ, राधे 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 राधे। तो यही करते हैं भाई अब तो। बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। बोल श्री वृंदावन धाम की जय। बड़ा मजा, बड़ा एक मतलब एक है ना मन में ऐसे कि हाँ प्रभु जी हमारे और हम प्रभु जी के। सब निछावर उनके ऊपर, क्या ये धन, क्या दौलत, क्या पैसा, क्या जमीन, क्या गाड़ी, क्या कार, क्या बंगलो, सब कुर्बान उनके ऊपर। राधे 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 राधे। हैं? बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बस अब तो वो वाली बात है। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर नेगेटिव जब बनेगा मेरे बंधु, तो नेगेटिव में अपन क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। और अब देखो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में फिर पहले वो हेल्पिंग वर्ब, हर हर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, ध्यान रखना। तो सारे टेंसेस की स्ट्रक्चर आपको क्लियर होती जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में मेरे साथी फिर आप लोग मेन वर्ब लगाओगे, एमवी। फिर आप लोग लगाओगे नोट, नोट बीच में लगाओगे, नोट यहाँ लगाओगे। फिर क्या लगाओगे, फिर यहाँ पे नोट लगाओगे। यहाँ लगेगी फिर मेन वर्ब, और यहाँ फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो इसी सेंटेंस का, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो नेगेटिव बनाते समय क्या छोटा सा लगाना है, क्या लगेगा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर जब इंटेरोगेटिव बनाने जाएंगे तो समझना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव बनाते समय हमारे पास में कोई भी जो सेंटेंस है, अगर जैसे इसमें तो वो डब्ल्यू एच एच डब्ल्यू वर्ड नहीं दिए हुए, ठीक है, अगर वो दिए होते तो पहले वो आते, लेकिन इसमें नहीं दिए हुए, तो इसमें पहले हमारे पास में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर अपना सब्जेक्ट लगाओ, फिर अपनी जो मेन वर्ब है वो लगाओ। अगर जैसे यहाँ बीन दिया हुआ है तो फिर बीच में पहले यहाँ पे बीन आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। फिर उसके बाद में हाँ अपना ऑब्जेक्ट लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, यहाँ से इरेज कर दे, चलो यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो इसका फिर क्या बन जाएगा भाई, इसका फिर ऐसे बनेगा सिंपल सा, हैव, हैव है ना हमारे पास में, क्या हेल्पिंग वर्ब, तो हैव। फिर क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई, हैव आई। फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास में नोट लगाओ क्योंकि नेगेटिव है तो हैव आई नोट। अब देखो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास में बीन था तो बीन लगाएंगे, बी होगा तो बी लगाएंगे। और इस प्रकार से फिर हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, हैव आई बीन राइटिंग। और फिर बाद में हमारा क्या, अ लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया। समझ रहे हो भाई, ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। तो जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आ गया हमारे पास में क्या, हैव आया। फिर हमारे पास में सब्जेक्ट आई आ गया, फिर नोट, तो नोट हमारे पास में आ गया। सॉरी, ये मैंने आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दिया, हैव आई आएगा। सॉरी, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। बात करते करते प्रभु में खो गए इतना, कि प्रभु की प्रेम में इतना खो गए कि हम लोग सेंटेंस आगे वाले पे, एक आगे एक तरक्की हो जाती है बंदे की, है, प्रभु का नाम लेते ही एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं लाइफ के अंदर। तो क्या बनेगा, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये तो बन गया हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ना मेरे बंधु इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आ रहे हो, फिर सब्जेक्ट ला रहे हो, फिर मेन वर्ब ला रहे हो। देख रहे हो, हैव, फिर आई सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आनी थी, अगर बीन है तो एक्स्ट्रा तो बीन लगाओ, हैव आई बीन, फिर मेन वर्ब आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और अब इसका नेगेटिव बनेगा तो मैंने पहले ही बना दिया, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से एक आप मुझे बना करके बताना, एक आसान देता हूं मैं आपको, बड़ा सिंपल। और मैं देखना चाहता हूं मेरे कौन कौन से बंधु अब उस किनारे की प्रिपरेशन पे हैं, जो सीधा, जिनको अर्जुन की तरह सिर्फ निशाना दिख रहा है, मछली की आंख। देखते हैं ये सेंटेंस के चारों जो बना के बताएगा ना, मैं कहता हूं उसकी प्रिपरेशन पहले से एडवांस चल रही है भाई। मजा आ गया, यू आर ऑन। वो आप क्या बोलते हैं, आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं, यू आर वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, चलो देखते हैं।
चलो भाई, ये है शी आंसवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आप मुझे सिर्फ इसका एक बना के बता दो, वो है इंटेरोगेटिव। मेरे मन को ठंडक पहुंच जाएगी। जो बंधु मुझे इंटेरोगेटिव बना के बताएगा, वो जैसे कहेगा ना, अगली क्लास अपने पहले उसके लिए लेकर के आएंगे। जो बोल देगी ये पहला ये देखते हैं। चलो भाई, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन करता है इसको। आगे बढ़ेंगे भाई। हाँ, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शी विल राइट अ लेटर विल बी। क्या बोल रहा है? बोलना चाह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना, शी विल राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बना करके बताओ। देखो, चारों सेंटेंस पहले ध्यान से पढ़ते हैं। पहले आप लोग फ्लूक मार देना, या आता है तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, आना ही चाहिए, आंसर आना ही चाहिए। तो पहला है अ लेटर विल रिटन बाय हर। अ लेटर विल रिटन बाय हर, क्या ये होना चाहिए? अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, क्या ये होना चाहिए? रिटन अ लेटर विल बी बाय हर, क्या ये होना चाहिए? विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, क्या होना चाहिए मेरे साथी? हमें इसके इसके लिए बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से ट्रिक है। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में पकड़ना है ना, देखो, दो बातें तो कॉमन। दो बातें कौन सी कॉमन? एक्टिव पैसिव वॉइस, मैं आपको एक मजे की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ आपको इसका, जिससे आगे कभी भी ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आ, मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल। ठीक है मेरे साथ? जब आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाओगे ना, मैंने पहले भी कहा था भाई, तार्किकता जिसके पास है ना, उसका एक्टिव से पैसिव कभी गलत होगा ही नहीं। चाहे वो रीट मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फोर्थ ग्रेड की कर रहे हो, चाहे किसी भी क्लास के अंदर आप हो, अगर आपने तार्किकता लगा ली एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, तार्किकता तो वैसे भी कहीं भी लगाओगे गलत नहीं होने वाले। अगर आप अपने माइंड को यूज कर लोगे ना, तो फिर कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब पॉइंट यहां से है कि आई प्ले फुटबॉल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल का मतलब ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझना कि ये एक्टिव वॉइस है, आई प्ले फुटबॉल। यानी जनरली हम लोग जो भी बात बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, वो एक्टिव वॉइस होती है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, या फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक दिन अंबानी के सामने बंगला डालूंगा। ये जो भी हम लोग डेली बातें करते हैं, रेगुलर बातें करते हैं, जैसे जनरली जिसे बातें बोलते हैं, हम लोग सामान्य करते हैं, वो एक्टिव वॉइस ही होती है मेरे भाई। अब पॉइंट हमारे पास में ये, भाई एक्टिव वॉइस जब पहले से है, तो वाई वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस? हम लोग पैसिव वॉइस बना ही क्यों रहे हैं, या वाई डू वी मेक पैसिव वॉइस? हम लोग पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं? देखो, अगर ये बात पकड़ में आ जाए ना, आपका 90% काम अभी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस आए ना, आपको कभी किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। लेट्स से किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, आप रहते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर, व्यक्ति वहां से बाहर निकल रहा है, वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है, और आपने उनसे पूछा कि शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, जो भी सरनेम लगा करके आपने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आज पैदल जा रहे हैं? तो वो बोलते कि मेरी तो कार चोरी हो गई। ठीक है, या किसी ने मेरी कार चुरा ली। अब आप इतनी सी बात को पकड़ो कि मेरी कार मेरी कार चोरी हो गई थी। आपने ऐसे बोला भाई, मेरी कार चोरी हो गई थी, या उसने, हम अपने पास तो देखो तो आपने बोला भाई मेरी कार चोरी हो गई थी। जब आप, उस व्यक्ति ने आपको बोला भाई मेरी कार चोरी हो गई थी, इस चीज को समझो, क्या इसमें सब्जेक्ट है? मेरी कार चोरी हो गई थी, भाई कार चोरी हो गई, बिल्कुल सही बात है भाई, गलत काम हुआ है, हम आपके साथ हैं। लेकिन कार चोरी करने वाला कहां पर है? कार चोरी करने वाला तो है ही नहीं। जब भी हमारे पास लार्ज टर्म के सेंटेंसेस आते हैं, जो एक डीप लेवल के सेंटेंसेस होते हैं, वाइड लेवल के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, वहां पर पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है।
यानी पैसिव वॉइस अगर आप समझ जाओ ना कि पैसिव वॉइस, भाई सिंपल सी बात है, जब आप लोग सीधे मुंह बात कर सकते हो तो टेढ़े मुंह बात क्यों करोगे, कोई कारण होगा ना। तो इसका मेरे साथी एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी आपको ये एक्सप्लेन करना होता है कि सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट है ही नहीं, या फिर ये बात बहुत बड़े लेवल पे होती है और इसका कर्ता मिसिंग है। जैसे इस सेंटेंस में मेरी कार चोरी हो गई, अब इसमें चोरी करने वाला कहाँ है, वो तो मिसिंग है। यानी एक्टिव में सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, लेकिन पैसिव का सारा दारोमदार उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे होता है। उसमें चाहे ऑब्जेक्ट हो ना हो, सब्जेक्ट हो ना हो, हमें बात बोलनी होती है। मेनली तो सब्जेक्ट ना हो, मेन जो बात है ना, ऑब्जेक्ट मैंने बोला लेकिन ऑब्जेक्ट तो चाहिए। यानी अगर सब्जेक्ट ना भी हो फिर भी हमें बात बोलनी है, तो हम वहां पर लेकर के आते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो, मेरी कार चोरी हो गई थी। अब इस सेंटेंस में वो तो है ही नहीं जिसने काम किया, लेकिन कार चोरी हो गई। तो आप किस तरीके से बोलते हैं, मेरी कार, माई कार चोरी हो गई थी। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है ना। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो ऐसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता, जैसे राज ने, राज ने मेरी कार चुरा ली। ठीक है, तो इसको कैसे बोलते अपन, एक जनरल सेंटेंस में कैसे बोलते, राज स्टोल माई कार, है, राज स्टोल माई कार, ये सिंपल बन गया ना। सिंपल बात बोली जा रही है। देखो, एक सब्जेक्ट भी हमारे पास में है, एक वर्ब भी हमारे पास में है, और माई कार एक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास में है। तो जनरल स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होती है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर अगर हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं भी है ना मेरे बंधु, मेरे दोस्त, तब भी हमारा काम चल जाता है। यानी पैसिव वॉइस इसलिए बनाया जाता है जब लार्ज टर्म के ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट ना भी होना, तब भी हमारा काम चल जाए। जैसे इसको बनाओ, मेरी कार चोरी हो गई थी। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपके दिमाग में सीधी बात आ गई, भाई हालांकि इस सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा ना, मेरी कार चोरी हो गई थी, आपके दिमाग में एक चीज स्टक करेगी, भाई चोरी करने वाला गायब है, यानी कर्ता गायब है, यानी कि सब्जेक्ट ही गायब है। जब सब्जेक्ट ही गायब है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो ही नहीं सकता, वो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है मेरे दोस्त। इतनी सी बात अपने दिमाग में फिट करो। ठीक है, दो बातें क्लियर हुई कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनेगा, और दूसरी बात कैसे पकड़ना है कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। मेरी कार चोरी हो गई थी, सब्जेक्ट मिसिंग है, यानी अब इसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर ही बनाएंगे। माई कार, कार सिंगुलर है इसलिए क्या आया, वॉज, फिर क्या आया, स्टील की थर्ड फॉर्म, स्टील चुराना होता है, स्टील मतलब चोरी करना, फिर आता है स्टोल, सेकंड फॉर्म के रूप में आता है, फिर आता है स्टोलन। बात समझ आ रही है सभी को। तो ये इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। मेरी कार चोरी हो गई थी, माई कार वॉज स्टोलन। ठीक है, एक मैं आपको यहां से बात और बताना चाह रहा था जिन बंधुओं को ना पता हो, कि देखो एक्टिव वॉइस से जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना मेरे साथी, आप ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे यहां क्या है, वॉज के साथ क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है ना। तो मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाई जाती है। मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, आप इस बात को समझना कि हम लोग अभी रूल्स पे नहीं गए हैं। हमने ना ही ये रूल्स पढ़े हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगी, या एक्टिव के सेंटेंस में पैसिव में चेंज करते समय क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमने अभी वो बात नहीं करी है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं भाई बनती ही क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ आपको अपनी तार्किक क्षमता का यूज करने का मौका दे रहा हूं कि भाई बने ही कि क्यों एक्टिव से पैसिव वॉइस। अच्छा, एक एग्जांपल और उठा लो। जैसे मैं बोलता हूं कि भारत में, हाँ, भारत में हर साल बहुत सारे बैंक में लूट होती है। अब देखो, इसमें इसमें कोई है सब्जेक्ट, भारत में हर साल कई सारे बैंकों के अंदर लूट होती है, लूटने वाला का है, लूटने वाला तो है ही नहीं। यानी ये सेंटेंस भी कौन सी वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। यानी जो वर्ब पे फोकस है, यहाँ पे लूटने पे फोकस है। ठीक है, इस प्रकार से बनती है एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये कारण है इसका बनने का। अब दूसरी बात,
दूसरी बात समझो, जब अब बताता हूं भाई एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। सिंपल सी बात रखना, एक एक्टिव वॉइस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा हमने सेंटेंस पढ़े ना वैसे ही ये बनती है। एक सब्जेक्ट होता है, या तो एक वर्ब होगी या फिर एक हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। कई बार आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों देखने को मिलेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब अकेली आएगी। तो सब्जेक्ट एक वर्ब हो और वर्ब नहीं हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब हो और फिर मेन वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। इस प्रकार से एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं और कोई भी सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनते हैं ना मेरे दोस्त, तो छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो लास्ट में दिया हुआ है ये हम लोग लेकर के आते हैं सब्जेक्ट के रूप में। अब जब सब्जेक्ट के रूप में आप लेकर के आ गए मेरे दोस्त, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट में लाने के बाद में हम लोग उस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर जो मेन वर्ब है ना, हमेशा ध्यान रखना एक्टिव से पैसिव बनाते समय मेन वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म आती है और फिर हमारे पास में बाय लगेगा। और बाय लगने के बाद ये जो सब्जेक्ट आपको दिया होता है ना, जो कर्ता होता है, इस कर्ता का हम लोग क्या बना देते हैं पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर फिर पैसिव वॉइस बना तो क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। अब देखो जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, सिंपल सेंटेंस लिखता हूं, ज्यादा हैवी नहीं। आई किल्ड अ डॉग, मैंने ऐसे लिखा, आई किल्ड अ डॉग मेरे साथी है। अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ, आई किल्ड अ डॉग का पैसिव वॉइस बनाओ। तो आपको एक बात पता चली ना भाई, इसमें कहीं बाय नहीं लगा हुआ, इसमें कहीं पर बाय नहीं लगा हुआ, इसमें आई का आई आ रहा है, एक सब्जेक्ट है तरीके से हमारे पास में, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। यही जो ऑब्जेक्ट है जब ये पहले आ जाएगा, जैसे यहां देखो, ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। तो अ डॉग जो है ना, अब ये हमारे पास में पैसिव वॉइस में पहले आता है, अ डॉग आ गया, ये नाउन है। अ डॉग नाउन है, अ बुक नाउन है, अ लेटर नाउन है, अ फैन नाउन है, अ टेबल नाउन है, अ वॉच नाउन है। ये जब नाउन आएगी ना, तब हमें नाउन का स्वरूप नहीं बदलना होता, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ प्रोनाउन होता ना, लेट से यहाँ पर प्रोनाउन होता, तो फिर सब्जेक्ट बनाते समय हमें उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस चाहिए होता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हर लिखा होता लास्ट में, जैसे आई किल्ड हर है कितना बढ़िया सेंटेंस बन गया ना। तो आई किल्ड हर, इसको ऑफेंसिव वे में नहीं लेना है भाई। तो आई किल्ड हर, मैंने उसे मार दिया। अब ये जो हर है ना, ये हर अगर होता लास्ट में अ डॉग की जगह, तो आप फिर हर का शी बनाते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को फिर हमें सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में बदलना पड़ेगा अगर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी लगते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर अ डॉग आ गया, आई किल्ड अ डॉग, अ डॉग। फिर देखो अ डॉग के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बोला एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, मेन जो खेल होता है, अब बताया था ना अभी, किसका होता है, वर्ब का होता है या हेल्पिंग वर्ब का मेन खेल होता है। तो यहाँ किल्ड आ रहा है ना, किल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वॉज वर्ब में बदलते हैं। अ डॉग सिंगुलर है इसलिए आया वॉज, अ डॉग वॉज। फिर हमारे पास में आएगा किल की थर्ड फॉर्म, किल्ड ही होती है, अ डॉग वॉज किल्ड, और फिर बाय लगा दो। अब जैसे मैंने आपको एक अनुमान लगवाया, एक मैंने अजम्पशन लगवाया आपको, कि अगर हमारे पास में हर होता और इसका हम लोग सब्जेक्ट बनाने जाते, तो फिर हर का शी बनाते। अब यहाँ पे हमारे पास में आई है, और अब हमें क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, पहला रूल ये बोलता है। दूसरा रूल बीच वाला एक बार भूल जाओ, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। फिर एक रूल बोलता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ और उससे पहले बाय लेकर के आओ। तो बाय हमारे पास में वहां आ गया, और जो आई हमारे पास में है ना मेरे बंधु, आई का क्या बनेगा, आई का बनेगा मी। अ डॉग वॉज किल्ड बाय मी, मी क्यों बना, क्योंकि आई का, आई जो हमारे पास में प्रोनाउन है, ये आई हमारे पास में
सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है। अब आप क्या बनाने जा रहे हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे ना, तब क्या बनेगा, ये मी बनेगा, क्योंकि मी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से बनती है एक्टिव से पैसिव वॉइस। मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस का पूरा चैप्टर बना के छोड़ा हुआ है, वहाँ सारे के सारे रूल हैं, एक बार आप जाके जरूर चेक कर लेना। आज हमारी दूसरी क्लास चल रही है, ये रीट वालों को डेडिकेशन है, तो हम सिर्फ आज इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे कि आपको ट्रिक पता लग जाए। ट्रिक मैंने क्यों, ये मैंने आपको बातें क्यों बताई, क्योंकि अब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपका आधा काम तो यहाँ हो गया। कैसे हुआ, देखो, शी विल राइट अ लेटर, तो पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में वो अ लेटर है, तो हमारे पास में पहले क्या आना चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। तो दो सेंटेंस तो ये काट दो, क्योंकि ये तो रिटर्न से स्टार्ट हो रहा है, तो रिटर्न अ लेटर वाला तो निकल गया। अब ये वाला देखो, विल अ लेटर, तो विल भी नहीं आएगा पहले, क्योंकि यहाँ पर तो ये दिया हुआ है ना, शी विल राइट अ लेटर, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो मैंने आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन बना के रखा हुआ है, मैंने आप उसके अंदर सारे प्रकार के सेंटेंसेस विद एमसीक्यू एक्सप्लेन किए हुए, एक बार जाके चेक कर लेना किसी को डाउट रह जाए तो। अब बचा हमारे पास में क्या, शी विल राइट अ लेटर, तो पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, तो अ लेटर दोनों में ही है, तो कौन सा निकालें हम लोग, अभी तो आगे देखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल का विल लेकर के आओ, और फिर हमारे पास में बी रिटर्न आए या सीधा रिटर्न आए, तो इतना सा बात समझो भाई, विल शेल जो होता है, विल शेल जब भी आपके पास सेंटेंस में मिले एक्टिव वॉइस के अंदर, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय मेरे दोस्त आप इतना सा काम कर लेना, आप विल शेल प्लस बी लगा देना है, इस प्रकार से आप काम कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट लगा करके ना इसकी ट्रिक ही बता देता हूँ, मैटर ही खत्म करते हैं सारा। हेल्पिंग वर्ब की सारी ट्रिक मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, फिर भी आप पूरे के लिए जाके सेशन चेक करना। कहीं पर आपको मिले डू डज एक्टिव वॉइस के अंदर, पैसिव में किस में बदलो, इज एम आर, ठीक है। आपको मिले डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस में बदलो, वॉज वर्क के अंदर। आपको मिले हैज हैव, किस में बदलो, हैज हैव प्लस बीन के अंदर, ठीक है। फिर अगर आपको मिल ही ये रहा है डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बदलो वॉज वर्क के अंदर, ठीक है। अगर आपको मिल रहा है क्या, अपने पास में ये पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट का, अच्छा ये हमने पहले कर लिया ना, हाँ ये तो पहले लिख ही लिया, रुको एक सेकंड, ये पहले लिख लिया, एक सेकंड दो मुझे आप, रुको आप, रुको 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 रुको, पूरा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक पे चलते हैं अपन, इजी रहेगा आपके लिए, सबके लिए। अब देखो ये जो दो है ना, इन दोनों को तो आप याद कर लेना, उसके बाद में कुछ याद नहीं करना है, उसके बाद में कुछ भी याद नहीं करना। अगर डूडस आ रहा है, तो डूडस को बदलोगे इजेमार में, और साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिड और या सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद में अगर आपको कहीं पर मिल रहा है क्या, कहीं पर आपको मिल रहा है वर्ब के अंदर आईएनजी, चाहे फिर वो आईएनजी आपके पास में, चाहे फिर वो आईएनजी आपके पास में इजेमार के साथ में हो या फिर वोजवर के साथ में हो, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि हम लोग आईएनजी का बीइंग बनाते हैं। आईएनजी का क्या बनाते हैं, बीइंग बनाते हैं, और साथ में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उससे पहले ये जो टेंसेज है ना, इज एम आर और वोजवर, ये एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अगर इज एम आर लिखा हुआ आएगा, तो इज एम आर प्लस बीइंग, अगर वोजवर है तो वोजवर प्लस बीइंग। आप समझो कितने मजे की बात है कि अगर आपको किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आईएनजी मिल रहा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पैसिव वॉइस में वो सेम टेंस रख करके और बीइंग लगाना है। अगर इजेम आ रहा है तो फिर बीइंग,
और वॉज वर है तो भी बीइंग लगा दो, लेकिन वहां पर शर्त यह है कि एक्टिव वॉइस के अंदर आईएनजी आना चाहिए। अच्छा फिर देखो, फिर मजे की बात एक और नोट करो। अगर हमारे पास में इस प्रकार से दिया हुआ है हैज, हैव, या हमारे पास में लिखा हुआ है हैड, यहां लिखा हुआ है हमारे पास में विल हैव, आप समझो इन तीनों के साथ में हैव लग रहा है ना, हैज हैव तो हैव आ रहा है, हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, और विल है हैव की फ्यूचर फॉर्म। इन तीनों के साथ में जनरली हमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। तो अगर आपको एक्टिव में पहचान में आ जाए भाई पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कुछ भी नहीं करना है, जो टेंस लिखा हुआ है, अगर हैजेव लिखा हुआ है तो हैजेव के साथ में क्या लगाओ, बीन लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर लिखा हुआ है हैड और साथ में थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर विल हैव लिखा हुआ है तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। और एक और बता रहा हूं लास्ट, और इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको तनिक भी मैं परेशान नहीं होने दे रहा हूं, एक बात को ध्यान रखना अपने दिमाग के अंदर। तो यहां पर देखो, अगर हमारे पास में लिखा हुआ है क्या, विल शैल कैन कुड मे माइट, आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ये सारा लिखने के बावजूद भी, विल शेल मे माइट कैन कुड लिखने के बावजूद भी आपको इनको चेंज नहीं करना है एक्टिव से पैसिव बनाते समय बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये मोडाल्स आ जाएं, विल शेल मे माइट कैन कुड आए तो पैसिव बनाते समय बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। लेट्स से कैन आया हमारे पास में, आई कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था, आई कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट सब्जेक्ट बनाओ, क्रिकेट, मैंने क्या बोला आई कैन, तो कैन, क्रिकेट कैन, कैन के साथ में क्या लगाओ बी, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी। क्लियर है? तो सिर्फ आपको ये दोनों याद करने हैं, और ये भी याद नहीं करने हैं, इसका भी बात बताऊं कि एक्टिव वॉइस की एक खासियत होती है, एक्टिव वॉइस धोखेबाज नहीं होता। ये प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखती है, पास्ट को पास्ट में रखती है, फ्यूचर को फ्यूचर में रखती है। चाहे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस भी बना रहे हो ना, तो आपको ये बात माइंड में रखनी है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो बातें लिखी होती हैं जिस टेंस में होती हैं, पैसिव में वही टेंस आता है। टेंस नहीं बदलता, उसके फॉर्म्स बदल सकते हैं, टेंस नहीं बदलता। तो ये देखो, ये प्रेजेंट में है डूडस, तो इज एम आर भी प्रेजेंट का, डिड पास्ट का है तो वॉज वर भी पास्ट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो ये हमारा, इससे आपके सारे के सारे वॉइस के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बंधु, देखो आपके लिए मैं, हालांकि प्रयास तो मेरा ये था कि मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करवाऊं, लेकिन अब ऐसा प्रेम प्यार मेरा आप लोगों से जुड़ गया है, मुझे लगता है डिटेल में ही चला जाए हर चीज के। ठीक है, तो अब नहीं, अब यहाँ से ज्यादा नहीं, अब क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, क्योंकि मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी। बाकी के लिए अगर आपको डाउट रहे तो पूरा सेशन जाके चेक करना। द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु विल हेल्प यू, अब वही बात है, एक बात तो ये समझो, विल आ रहा है तो वही बात, विल शैल के साथ में चेंज करते समय बी आएगा। तो पहले तो ये पता लगाओ भाई बी किस किस में है और किस किस में नहीं है। हाँ, होम विल बी तो बी इसके अंदर भी है, यू विल बी इसके अंदर भी है, होम विल यू बी इसके अंदर भी है, बाय होम विल यू बी इसके अंदर भी है। तो यहाँ अपन को थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल में जा करके। हु विल हेल्प यू, ये एक आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहली बात दिमाग में ये रखें। दूसरा फैक्ट ये है, जब आप इंटेरोगेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे जनरल सारे वर्ड्स के लिए, जैसे बोलो कि वेयर लिखा आ रहा है WH वर्ड्स में, तो वेयर का आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब भी वेयर ही आएगा। व्हेन लिखा आ रहा है तो व्हेन का फिर व्हेन ही आएगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय। लेकिन एक ये हु वर्ड ऐसा है जिसका हमें क्या बनाना पड़ता है, बाय हुम बनाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना कि हुम, हु अगर ऊपर आ जाए क्वेश्चन में तो बाय हुम लगाना पड़ता है। तो बाय हुम किस किस में है, ये तो हुम है तो निकाल दो, इसमें तो हुम है ही नहीं तो निकाल दो,
इसमें whom है लेकिन by whom नहीं है, निकाल दो, सिंपल सी बात। by whom, will का will हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हमारे पास में यू सब्जेक्ट आया, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, तो यू का क्या बनेगा, सब्जेक्ट यू ही बनेगा। तो बना क्या, बाय होम विल यू, फिर बी लगाओ, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लगाओ, बाय होम विल यू बी हेल्प्ड। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, रीट वाले और फोर्थ ग्रेड वाले खासकर ध्यान रखना इस बात को, कि कई बार क्या होता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है, लेट्स से आपके पास में ऐसे लिखा है, बाय whom by whom you will be helped। वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये सही है क्या, स्ट्रक्चर इसका। तब आपको बड़ा ही ना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, तब डिटेलिंग करनी पड़ेगी, बहुत माइंड आपको इसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। बाय whom you will be helped, ये इस प्रकार से पूछ रहा है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। हमारे लिए दिमाग लगाने वाली बात मेरे भाई यहाँ पे ये है कि बाय whom आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब एक्टिव में आता है तो पैसिव बनाते समय भी इंटेरोगेटिव ही बनाते हो। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी कि इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर सीधा हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर डब्ल्यू एच वर्ड या एच डब्ल्यू एच वर्ड दिए हुए हैं, एच डब्ल्यू वर्ड दिए हुए हैं, तो पहले वो आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। यानी आपको इतना एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी कि भाई एक तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन सही है या नहीं है, दूसरी बात आपको ये भी बड़े ही क्लेवरनेस के साथ में, बिकॉज आई ऑलवेज टेल कि नाउ यू आर गोइंग टू बी टीचर्स योर सेल्फ, आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ टीचर योर सेल्फ, यू मस्ट हैव द आइडिया विच वन इज गोइंग टू बी करेक्ट और विच वन इज नॉट। तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे बनेगी, और पैसिव बन रही है तो पैसिव का फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। आपको एज ए टीचर ये पता होना चाहिए कि नरेशन का सेंटेंस ऐसे पूछ लेगा तो मैं इसका आंसर किस प्रकार से नहीं आते हुए भी चार में से सही चॉइस बना सकता हूं। तो आपको सारा का सारा काम तो फिर एनालिटिकल स्किल्स वाला है ना। दैट इज वेयर आई टेल यू कि आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स का फुल यूज करना है। जो इसका फुल यूज कर गया ना मेरे साथी, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम्स। आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करने जा रहे हैं मेरे बंधु, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर, ये आपको बताने हैं कि कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ रहा है, एक बात ध्यान में रखना, ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने कॉन्सोनेंट्स, अल्फाबेट्स ऐसे कितने हैं जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर अल्फाबेट पूछे तो फिर 21 नहीं होते, फिर हमारे पास में 5 बबल होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करता हूँ तो 24 होते हैं। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। फोनेटिक सिंबल्स आर, कितने फोनेटिक सिंबल्स होते हैं। तो देखो अभी हमने बात करी थी कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर हमारे पास में होते हैं 24। फिर हमारे पास में आते हैं वोवल, वोवल साउंड्स की बात करता हूँ तो वोवल साउंड हमारे पास में होते हैं 20, और 20 की भी दो कैटेगरी होती हैं, तो उसमें जाने की इतनी डिटेल में जरूरत नहीं है। टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 44। तो फोनेटिक सिंबल्स आर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा है जो इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल में इंक्लूडेड नहीं है, यानी एक्सक्लूडेड है, वो उसके अंदर नहीं आता है। चार ऑप्शन ध्यान देंगे।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, तो ये तो इंक्लूडेड पूछ रहा है, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। आपको क्वेश्चन भी बड़ा ध्यान से रीड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, रीड वालों को ध्यान से रीड करना पड़ेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, कौन सा है जो इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, यानी उससे बाहर है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस का सिद्धांत, भाई वो तो होगा ही ना, कि नेचुरल प्रोसेस क्या है, उसका सिद्धांत तो होगा ही ना टीचिंग के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उद्देश्य क्या है पढ़ने का, उसका सिद्धांत वो भी होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन करने का प्रिंसिपल, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इस प्रकार से। प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, कल्चर से अलग करने का सिद्धांत नहीं, कल्चर से अलग करने का सिद्धांत नहीं होता। कल परसों हम लोगों ने 10 तो पहले हम लोगों ने शिक्षण विधि के क्वेश्चंस किए हैं, उसमें क्लियरली हम लोगों ने ये बात करी थी कि टीचिंग के अंदर हमारे पास में तीनों चारों चीजें होनी चाहिए। एक तो कंप्रीहेंशन होना चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए उसके अंदर, विजुअल्स होने चाहिए, है ना। तो ये बातें होती हैं शिक्षण विधि के अंदर आती हैं, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा है आप एक पर्टिकुलर कोर्स को चूज करने का क्राइटेरिया पर्टिकुलर क्लास से, उसे क्या बोलते हैं। नीचे से पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन तो होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनर्जी भरना किसी के अंदर, वो तो नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर यानी कि प्रॉपर एक अरेंजमेंट के अंदर, जैसे पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, क्या ये हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुएशन, सॉरी ग्रेडेशन, ग्रेड करने का, ग्रेड करने का प्रिंसिपल नहीं, ग्रेडिंग करने का प्रिंसिपल। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक क्लास में एक पर्टिकुलर कोर्स का क्राइटेरिया चूज, आप चूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप सिलेक्शन कर रहे हो ना कि ये टॉपिक आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इसके अंदर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज, डायरेक्ट मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर टीचिंग की यूनिट क्या है। देखो डायरेक्ट मेथड यानी कि मैं आपसे सीधे शब्दों में कोई स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की बात करता हूँ, या मैं कोई स्पीच या किसी कथन की बात करता हूँ, किसी नरेशन की बात करता हूँ। कोई जो नरेशन क्लैरिटी के अंदर आएगा वो वर्ड या फ्रेज तो नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड तो ऐसे लिखूंगा मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ स्काई, या फिर टेबल, तो टेबल से आपको क्लैरिटी मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। फिर मैं बोलता हूँ ऑन द टेबल, क्या ऑन द टेबल से आपको क्लैरिटी मिल रही है। ऑन द टेबल भी एक फ्रेज है, फ्रेज में पूरी बात नहीं होती, फ्रेज वाक्यांश होता है। तो वो डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड ना तो वर्ड होता है ना फ्रेज होता है, डायरेक्ट मेथड होगा सेंटेंस। कोई सेंटेंस में पूरा लिखूंगा तभी आपको पता चलेगा ना। मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, मैं लिखता हूँ इस प्रकार से, द बुक इज ऑन द टेबल, मैंने इस प्रकार से लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल, तभी तो क्लैरिटी मिली ना आपको, बुक कहाँ पर है, टेबल में है। तभी तभी तो एक डायरेक्ट मेथड के लिए सेंटेंसेस होने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आप लेट्स से वी आर हैविंग ए कॉन्वर्जेशन, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेस्ट, आप क्या समझोगे बेस्ट है, नहीं समझोगे ना। तो एक सेंटेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डायरेक्ट मेथड जो कम्युनिकेशन का है और इंग्लिश टीचिंग का भी है, यूनिट टीचिंग का भी है, वो है यूनिट ऑफ टीचिंग का जो है, यूनिट यानी कि इकाई, तो इकाई के रूप में सेंटेंस काम करेगा, जो वर्ड्स का भी और फ्रेजेस को भी एक साथ में जोड़ करके लाता है, उससे मिलकर ही तो बनता है। हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको सेंटेंसेस और क्लोजेस पढ़ाई हुई हैं। मैंने आपको डायरेक्टली ये बात बोला है कि इंग्लिश की शुरुआत मेरे दोस्त यहीं से होती है, वो सेशन जाके चेक करना, आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज, देखो अल्फाबेटिक मेथड यानी कि अल्फाबेट का जो मेथड है उसे और किस रूप में जाना जाता है। अल्फाबेट को क्या वर्ड मेथड से जाना जाता है, या सिलेबिक मेथड से जाना जाता है,
या फ्रेज मेथड से जाना जाता है? नहीं, इसे जाना जाता है स्पेलिंग मेथड से। यानी अल्फाबेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज स्पेलिंग मेथड, इस बात को ध्यान रखना। और आज हमारा परहैप्स ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो रीट वाले भाई बंधुओं के लिए मेहनत करते रहो भाई, है, और लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो पक्का सिलेक्शन निकाल के जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जितना हो सकेगा उतना एफर्ट डालूंगा, जितना समय हो सकेगा उतना समय मैं डालूंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन आप ही करते हो भाई। मेहनत बच्चा ही करता है। मैं क्रेडिट किसी का आज तक भी मैंने जब भी बात करी है मैंने एक बात बोली है कि जो आप लोग मेहनत करते हो ना भाई, उसका क्रेडिट आपको ही है, कोई आपसे क्रेडिट नहीं छीन सकता। टीचर कैन ओनली गाइड यू। तो आप बहुत जगह से पढ़ो, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो करो, उनसे पढ़ो, है ना, तो आपका सिलेक्शन निकल जाएगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल्स एंड गिव्स एग्जांपल्स? कौन से मेथड के अंदर टीचर रूल्स स्टेट करता है और एग्जांपल्स देता है? इंडक्टिव मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। देखो ट्रांसलेशन में तो आप जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करो, कि हम सब साथ हैं, तो हम सब साथ हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जबकि हमारे पास में ये है, इन विच मेथड टीचर स्टेट्स, टीचर ये रूल्स पहले बताता है और बाद में एग्जाम्पल देता है। यानी पहले रूल्स बताएगा और बाद में एग्जाम्पल देगा, उसे क्या बोलते हैं? तो ये हम सब साथ हैं को मैं बोलता हूँ ट्रांसलेट करो, तो ये ट्रांसलेशन मेथड हो गया, इसको निकाल दो। अब देखो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड के अंदर टीचर पहले ही आपको एग्जाम्पल्स दे देता है और फिर रूल्स बताता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव में क्या होता है? टीचर पहले आपको रूल्स एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे हम लोगों ने मेहनत करी पैसिव वॉइस के अंदर, मैंने ट्राई किया कि 15 से 20 मिनट को आपको मेन मेन बातें दोबारा एक बार रिपीट में माइंड में भी आ जाए, सबकॉन्शियस में आ जाए, ठीक है। और आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो फिर दोबारा आप हर चैप्टर को बार बार तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन मारना होता है जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमारी बात बंधु पूरी हुई आज की रीट वालों के लिए। आप लोगों का प्रेम प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे सेशन और भी लेकर के आते रहेंगे। तो जय श्री राधे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम आप लोगों को।